हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम करेंगे अपना वेक्टर में लेक्चर नंबर 3 क्लास 11th के लिए। हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे क्लास 11th का, और 12th की भी हमारी सीरीज चल रही है। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, जो भी वीडियो आपको देखना है, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपना वेक्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने वेक्टर सबट्रैक्शन देखा था, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर देखा था। अगर एक से दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना हुआ तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे, वो सब हमने देखा था। अगर दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करना हुआ तो हम कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, वो भी हमने देखा हुआ था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आज मेनली हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे वेक्टर की, फिर मैं एक लेक्चर रखूंगा प्रॉपरली सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं हमारी वेक्टर से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम वहां पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम उस पे आएंगे, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो हम आज देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का रिजोल्यूशन हम देखते हैं कि एक वेक्टर को अगर आपको रिजॉल्व करना है तो उसको आप किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे आप नोट करके एक पॉइंट लिख लो सबसे पहले। अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड, अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इन इनफाइनाइट number of component। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक वेक्टर को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना चाहे हम उसका उतना कंपोनेंट बना सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना कंपोनेंट उसका बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक वेक्टर का रिजोल्यूशन 2D में, ठीक है ना। दो डायमेंशन में हम x और y में हम वेक्टर का रिजोल्यूशन देखेंगे। तो सपोज दैट ये आपका एक वेक्टर गिवन है, ये आपका वेक्टर है a वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? कैपिटल A, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर को दो डायरेक्शन में हमें रिजॉल्व करना है। दो डायरेक्शन में कौन कौन सी लेता हूं, एक मेरी है x डायरेक्शन और एक मेरी है y डायरेक्शन, ठीक है ना। दो डायरेक्शन है मेरी x और y, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैं मान लेता हूं यूनिट वेक्टर कितना है, i कैप, और इस डायरेक्शन ये है हमारा y, ये y है और ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, ये x है। तो y में हमारा यूनिट वेक्टर कितना है, j कैप। i कैप और j कैप हम इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान रहे हैं। तो अगर मुझे इस वेक्टर को रिजॉल्व करना हुआ दो कंपोनेंट में, ठीक है ना, दो कंपोनेंट किधर किधर, एक जो x डायरेक्शन में पॉइंट करे और दूसरा जो y डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में पॉइंट करने वाले दो वेक्टर्स में हम इसको रिजॉल्व करेंगे, दो कंपोनेंट्स में हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो आप देखिए इसको हम कैसे करते हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को उठाऊंगा और इसको ओरिजिन पे रखूंगा। ओरिजिन पे मैंने इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा वेक्टर यहां पे आ गया। आप जानते हो किसी भी वेक्टर को अगर आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड न चेंज करो तो आप एक वेक्टर को आप कहीं पे भी मूव करा सकते हो, कहीं पे भी ले जाके आप उसको प्लेस करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये आप जानते हो, ठीक है। तो ये हमारा है ए वेक्टर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये कंपोनेंट अगर आपको निकालना हो यहां से लेके यहां तक की लेंथ, अगर ये लेंथ आपको निकालनी हुई तो ये लेंथ कितनी मिलेगी, ए मैं मान रहा हूं ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो ये कितनी मिलेगी, ए कॉस थीटा। और अगर आप इसी का ये वाली लेंथ देखो, अगर आप यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं, यहाँ पे
ये वाली लेंथ अगर आप देखो, ये वाली लेंथ कितनी आएगी बताओ आप, ये वाली लेंथ आएगी ए साइन थीटा, ए साइन थीटा आएगी ये वाली लेंथ। समझ आया आपको? ये लेंथ आ गई आपकी ए कॉस थीटा, ये लेंथ आ गई आपकी ए साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, इस ए वेक्टर को दो डायरेक्शन में हमें रिजॉल्व करना है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब इसको आप ध्यान से समझना कि रिजोल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को और एक्स डायरेक्शन को एक प्लेन में हमारे ये रहेंगे, ये तीनों हालांकि हमारे एक ही प्लेन में हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक टॉर्च लेंगे अपने हाथ में। हम इमेजिन करेंगे कि हमारे हाथ में एक टॉर्च है और उस टॉर्च को हम किस तरीके से रखेंगे, उस टॉर्च को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि ये वेक्टर और एक्स एक्सिस हमारा एक ही प्लेन में आए, ये वेक्टर और एक्स एक्सिस हमारा एक ही प्लेन में आए। और हम क्या करेंगे, टॉर्च को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि उसकी जो रेज आ रही है, टॉर्च से जो रेज आ रही है, लाइट रेज, वो क्या करें, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करें। एक्स एक्सिस को क्या करें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करें। तो जो इस पे शैडो बनेगा, ए का एक शैडो बनेगा इस पे, आप इमेजिन कर रहे होगे तो आपको लग भी रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं कैसा रहेगा। ये मान लो आपका वेक्टर है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये जो ब्लू पेन है, ब्लू पेन आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वेक्टर है। तो इसको आप एक डायरेक्शन में ऐसे रखोगे, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में आप ऐसे रखोगे। अब आपको टॉर्च आपको ऐसे सेट करना है। ठीक है, टॉर्च इस तरीके से सेट करना है कि टॉर्च को ऑन करने के बाद लाइट रेज जो जाए वो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलरली हिट करे, एक्स एक्सिस को क्या करे, परपेंडिकुलर हिट करे। तो जब आप टॉर्च ऑन करोगे, इस वेक्टर का एक शैडो बनेगा इस पे, जिस शैडो की कुछ लेंथ होगी, वही शैडो की अगर आप लेंथ देखो तो वही शैडो की लेंथ क्या होगी, इसका एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा। क्या होगा, उसका शैडो की लेंथ उसकी एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हमारी बात आती है वाई एक्सिस की, तो ये मान लो हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वाई एक्सिस के साथ भी करेंगे। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वेक्टर है। ठीक है, अब हम टॉर्च को ऐसे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे ताकि जो लाइट रेज जाए वो वाई एक्सिस को परपेंडिकुलरली हिट करें। तो अगर हम इसको ऑन करेंगे, टॉर्च को हमने यहां से ऑन किया, जैसे ही हम टॉर्च को ऑन करेंगे तो इसका एक शैडो बनेगा वाई एक्सिस पे। जो ये वाई एक्सिस पे इसका शैडो बन रहा है वो क्या देगा, इसको वाई कंपोनेंट आपका मिल जाएगा। वो शैडो की लेंथ अगर आप निकाल लो तो वो कितनी होगी, वाई कंपोनेंट होगी। समझ आ गया आपको? चलो, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या आती है वैल्यू। इसको मैं मिटाता हूं, है ना, इसको मैंने आपको समझाने के लिए बस बनाया हुआ था। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये इसकी लेंथ हो गई। तो अब अगर मैं देखूं इसका, अगर मैं ए एक्स कॉम्पोनेंट लिखूं, ए एक्स कॉम्पोनेंट वेक्टर का ए इन एक्स डायरेक्शन, तो कितना मिलेगा हमें, वो ए कॉस ऑफ थीटा मिलेगा, यही तो मिलेगा। शैडो की लेंथ अगर आप देखोगे तो शैडो की लेंथ यही तो आएगी, ए कॉस ऑफ थीटा, यही शैडो की लेंथ आएगी। समझ आया आपको? शैडो की लेंथ इतनी ही आएगी। अब उसी तरीके से आप अगर ए वाई निकालो, ए वाई, तो कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, ए साइन ऑफ थीटा, ये वैल्यू आएगी ए साइन थीटा। अब अगर किसी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड पता है तो यूनिट वेक्टर में मैंने आपको बताया हुआ था, यूनिट वेक्टर, इसको आप नोट भी कर लेना, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर में मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर को हम किस लिए यूज करते हैं, दिस वेक्टर इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। तो ये कितना होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यही तो होता है। ए कैप अगर आप निकालो तो यही आता है। तो अगर हमें ए वेक्टर लिखना हुआ, यहां से आप बताओ, अगर हमें ए वेक्टर लिखना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ए कैप।
इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी डायरेक्शन में अगर हमें कोई वेक्टर लिखना हुआ तो अगर हम उस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड को उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा वेक्टर मिल जाएगा। वही तो हमने यहां पे किया है, हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया है और ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमें क्या मिल गया, ए वेक्टर। अगर यहीं पे आपको बी वेक्टर लेना होता, बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर अगर आपको लेना होता तो आप क्या करते, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते और एक कैप आप लगा देते, क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है ना, ये आप कर सकते थे, इसी तरीके से आप करोगे। ठीक है ना, अगर यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ है तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब उसी चीज को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर मुझे x कंपोनेंट इसका चाहिए, ये तो मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया, जो इसकी लेंथ आई वो मुझे क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। ये लेंथ आप देखोगे तो a sin थीटा, ये लेंथ a cos थीटा। तो अगर मुझे लिखना हुआ ax वेक्टर, मतलब a वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, तो आप क्या लिखोगे, a cos ऑफ थीटा आई कैप, ये लिखोगे आप। और अगर आप ए वाई लिखो, ए वाई वेक्टर अगर आप लिखते हो, मतलब ए का कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन कितना आएगा, ए साइन थीटा जे कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा जे कैप है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा क्या है, आई कैप है। अब आप यहां से देखो, जो ये एक्स आया वो कुछ ये वाला वेक्टर होगा, ये होगा हमारा एक्स वेक्टर। इस वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, हमारा ax वेक्टर होगा। और ay वेक्टर जो यहां आया उसको अगर हम यहां पे रख दें, ay वेक्टर हमारा कुछ ऐसा होगा, ये होगा हमारा ay वेक्टर। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, तो क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? अगर मैं इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करूं और तो ये मेरे a वेक्टर के इक्वल होंगे, ये सही है। ट्रायंगल लॉ से आप जानते हो, हेड टू टेल अगर ज्वाइन किया हुआ है तो उसको अगर आप ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी। तो अगर मैं यहां पे लिखूं अब ए वेक्टर मुझे कितना मिल जाएगा, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये हो गया एक वेक्टर का रिजोल्यूशन आई डायरेक्शन में और जे डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन आपकी कोई भी हो सकती है ना, जिसको मैंने आई जे माना है उसको आप कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में अगर आप रिजॉल्व करोगे तो मैं यहां पे आपको आई डायरेक्शन और जे डायरेक्शन में आपको बता रहा हूं। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर। अब अगर मुझे निकालना हुआ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, अगर मुझे निकालना हुआ ए कैप, तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर को डिवाइड कर दूंगा किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से, इससे डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, यहां से देख के आप बताओ। यहां से अगर आप देखते हो तो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ये मिलेगा डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है आपका, ए है। अब यहां से बताओ, अगर आप ए कॉमन ले लो, ए कैप अगर आपको लिखना है तो आप क्या करो, यहां से ए कॉमन ले लो। ए कॉमन अगर लोगे तो आप ए डिवाइडेड विद ए मिल जाएगा और ये कितना मिल जाएगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये आपका मिल गया यूनिट वेक्टर। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ए कैप आप यहां पे फाइनली क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये लिखोगे आप ए कैप की वैल्यू। ठीक है ना, ये वैल्यू किसकी आ गई, ए कैप की। इतना आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलो, कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसको अब रब कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी चीजें बताता हूं, कुछ इसमें जो चीजें आपको कैलकुलेट करने वाली हैं। अगर कोई वेक्टर आपको आई कैप जे कैप में दिया हुआ है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालना हुआ या तो फिर अगर आपको एंगल निकालना हुआ। तो यूनिट वेक्टर आप समझ गए, यूनिट वेक्टर क्या आता है,
अगर आपको कहीं पे सिर्फ एंगल दिया रहे, कोई अगर वेक्टर है, ये मैंने माना ये हमारा एक्स एक्सिस है आई कैप और ये वाई एक्सिस है जे कैप, ठीक है, ये हमने माना। यहां पे हमारा वेक्टर है ए वेक्टर जिसका एंगल कितना बन रहा है थीटा, ठीक है। तो अगर मैं ए कैप लिखूं, अगर सिर्फ मुझे एंगल पता रहे किसी एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ, तो ए कैप अगर मैं लिखूं तो कितना मिल जाएगा मुझे, कॉस थीटा आई कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है ना। ये मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, समझ आया आपको। अब अगर मुझे कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर उसका मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है। ए वेक्टर आपका दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये आपका वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो ए एक्स और ए वाई होते हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। इसको अगर आप प्रॉब्लम नंबर 1 करके लिखो तो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। अगर इसकी अब हमें डायरेक्शन निकालनी हुई, डायरेक्शन, तो अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हुई तो हम tan थीटा क्या लिख सकते हैं बताओ आप, ए वाई डिवाइडेड विद ए एक्स, इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, जहां थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आई कैप, ए वेक्टर और आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है। देखो इसको मैंने ए एक्स प्लस ए वाई होल स्क्वायर कैसे लिख दिया, इसको आपको समझना है। जैसे ए एक्स है, इसका मतलब ए एक्स आई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये ए एक्स की लेंथ होगी, यही लेंथ तो होगी ए एक्स, ये लेंथ होगी ए एक्स, और ये वाली लेंथ वाई डायरेक्शन में अगर आप देखो ये वाली लेंथ होगी ए वाई, यही होगी ना, ये वाली लेंथ कितनी हो गई आपकी ए वाई, ठीक है। अब यहां पे क्या आ जाएगा, ए वाई आ गया ये। तो अब अगर हमें निकालना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही तो करोगे आप। अगर ये वाली लेंथ आपको चाहिए तो इस लेंथ का और इस लेंथ का आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके ऐड करोगे और उसको रूट में लिखोगे आप, तो यही इसकी लेंथ आएगी। तो इससे आपने निकाल लिया। और अगर आपको एंगल थीटा निकालना है, थीटा, तो आप क्या करोगे, दिस डिवाइडेड विद दिस, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड विद बेस, यही तो होता है। परपेंडिकुलर ये है, बेस आपका ये, तो इसको आप डिवाइड करके इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है ना। अब इस पे चलो छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4j, आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताना है और एंगल ऑफ ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस के साथ आपको एंगल बताना है, ठीक है। ये आप फटाफट निकालो, फिर बताओ मुझे आप कितना आएगा। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं, कितना आएगा बताओ आप। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल दो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कितना आएगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, 9 प्लस 16 कितना मिला, रूट 25, रूट 25 कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको निकालना है एंगल विद एक्स एक्सिस, तो tan थीटा हमारा एंगल है। अब वो एक्स एक्सिस के साथ निकालना है, एक्स एक्सिस के साथ निकालना है तो y लोगे 4 डिवाइडेड विथ 3, 4 डिवाइडेड विथ 3 किस में आता है बताओ आप, 4 डिवाइडेड विथ 3 tan 53 डिग्री की वैल्यू होती है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नहीं देखे हो तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, tan 53 डिग्री,
तो अगर आप थीटा निकालो तो कितना आ गया 53 डिग्री। ठीक है, यहां से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, समझ आया। अब यही अगर आपसे पूछ देता एंगल विद वाई एक्सिस, अब यहां पे आपको निकालना है एंगल विद वाई एक्सिस, तो आप क्या करते हैं 90 में से एक्स एक्सिस वाला जो एंगल था उसको आप घटा देते, -53 कर देते, तो कितना मिल जाता आपको 37 डिग्री। ये आपका एंगल हो गया। एंगल विद वाई एक्सिस कितना आएगा 37 डिग्री। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है ना, चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। ये हो गया किसी भी एक वेक्टर को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना। आप उसको कैसे रिजॉल्व करोगे। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, किसी एक वेक्टर को तीन डायरेक्शन में हम कैसे रिजॉल्व करें, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम कैसे रिजॉल्व करें एक वेक्टर को। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में अगर आपको लिखना है तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे। ठीक है ना, ये चीज आपको अब समझना है। तो इस चीज को चलो हम लोग समझते हैं। जैसे देखो यहां पे मुझे ये गिवन है, ये मेरे पास तीन पेन है जिनको मैं तीन एक्सिस बनाने जा रहा हूं। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। ऐसे समझो आप, एक्सिस हमारी इसी तरीके से होती हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। एक्स वाई एंड जेड तीनों एक्सिस हमें मिल गए। अब यहां पे कोई एक वेक्टर है, वेक्टर हमारा क्या है इस टाइप से, वेक्टर ये हमारा इस टाइप से वेक्टर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर को एक्स वाई और जेड तीन कंपोनेंट में हमें रिजॉल्व करना है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। आप देख सकते हो ये तीनों परपेंडिकुलर हैं। ये वेक्टर अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये तीनों एक्सिस ऐसे हैं। ठीक है, अब वेक्टर हमारा इस तरीके से है, तो अब मुझे इसको रिजॉल्व करना है। तो मैं क्या लगाऊंगा, सेम मेथड लगाऊंगा जैसे मैंने आपको दो वेक्टर रिजोल्यूशन में बताया था। क्या करो आप इस वेक्टर को देखो, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनेगा, वेक्टर और एक्सिस के बीच ये एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल हमने कितना मान लिया, ये एंगल हमारा थीटा है। जो इसके और इसके बीच जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, 3D में आप देखोगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये एंगल कैसा बनेगा। ठीक है, अब x इसके साथ और y एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा मैंने मान लिया। जो वेक्टर और y एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हमने बीटा मान लिया। और ये वेक्टर और z एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, गामा। अल्फा बीटा और गामा तीन एंगल बना रहे हैं किसके साथ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। आपको एंगल पता लग गया। अब आपको निकालना है कि अगर इस वेक्टर को मैं एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा। तो फिर से हम अपने उसी टॉर्च वाले मेथड पे जाते हैं। टॉर्च वाला मेथड जो हमने यूज किया था वही मेथड पे हम जाते हैं। तो अगर आप यहां पे आपको टॉर्च इस तरीके से सेट करना है कि वेक्टर और एक्स एक्सिस दोनों एक प्लेन में हो, वेक्टर और एक्स एक्सिस दोनों एक प्लेन में हो, और टॉर्च को आपको इस तरीके से सेट करना है। ठीक है, और उसको ऑन करना है। ऑन आपको इस तरीके से करना है कि वो एक्स एक्सिस को उसकी लाइट रेज परपेंडिकुलरली हिट करे, परपेंडिकुलरली उसके लाइट रेज उसको हिट करे। तो जब आप टॉर्च ऑन करोगे तो इस वेक्टर का एक शैडो बनेगा एक्स एक्सिस पे, उसी शैडो की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इसका कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, इस वेक्टर का कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में। उसी तरीके से जब आप इसको लाइट को इस तरीके से सेट करोगे कि ये वाई एक्सिस और ये वेक्टर एक प्लेन में रहे, और टॉर्च को आप ऑन करोगे ताकि ये वाई एक्सिस को परपेंडिकुलरली लाइट रेज हिट करे। तो जब आप टॉर्च को ऑन करोगे तो इसका एक शैडो बनेगा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जो शैडो बन रहा है वो क्या होगा आपका वाई कंपोनेंट। उसी तरीके से आप यहां जब लाइट रेज ऑन करोगे इस पे परपेंडिकुलर आएंगे तो यहां पे जो शैडो बनेगा वो क्या होगा, जेड कंपोनेंट। ठीक है ना, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट मिल गए। अब बताओ अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है और इस वेक्टर की लेंथ हमें गिवन है, वेक्टर की लेंथ है कैपिटल ए, कैपिटल ए वेक्टर की लेंथ है,
तो अगर मैं टॉर्च को ऑन करूंगा तो आप अपने से सोचो और बताओ कि क्या होगा यहां पे वैल्यू ऑफ दिस लेंथ। एक्स एक्सिस पे जो शैडो बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी, आप सोचो। ये एंगल है अल्फा, ये a cos अल्फा ही तो होगी। अगर यहां पे आप शैडो बनेगी इसकी तो यहां से आप 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल बना सकते हो। ये एंगल अगर अल्फा है तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, cos अल्फा, a cos अल्फा आ जाएगी। उसी तरीके से यहां पे देखोगे तो a cos बीटा मिलेगी। यहां पे साइन नहीं मिलता है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था तो एक कॉस मिलता था, दूसरा हमें साइन मिलता था। यहां पे हमें तीनों के तीनों कॉस मिलेंगे। यहां पे जब आप रिजॉल्व करोगे तो यहां पे शैडो जो आएगा इसका एंगल है बीटा, तो क्या मिलेगा, a cos बीटा। यहां पे क्या मिल जाएगा, a cos गामा। ठीक है ना, यही तीनों कंपोनेंट की हमें लेंथ मिलेगी और हम इनके यूनिट वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनका वेक्टर मिल जाएगा। समझ आया आपको, समझ आ गया होगा। 3D में आप इस तरीके से इमेजिन करके आप देखोगे। ठीक है ना, जो तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है और इसको मैंने इस तरीके से लिया है। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम लोग करते हैं तीन कंपोनेंट में अगर हमें रिजॉल्व करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूं ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये है एक्स एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है के कैप। ठीक है ना, ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं। इनकी डायरेक्शन में हमारा एक वेक्टर दिया हुआ है, कोई हमारा वेक्टर है ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, कितना है, कैपिटल ए। ठीक है ना, ये हमें गिवन है। अब आप जानते हो ये वाला एंगल कितना बनता है, अल्फा। मैंने अभी आपको 3D में समझाया। ये एंगल अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा, बीटा बनेगा। और ये वाला एंगल अगर आप देखोगे, ये वाला एंगल जो बन रहा है, ठीक है, यहां से लेके जेड एक्सिस के बीच का जो एंगल है, ये एंगल क्या है, गामा। ठीक है, ये एंगल आपका गामा है। अल्फा, बीटा और गामा तीन एंगल बन रहा है। तो अगर मैं तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखूं तो ए एक्स डायरेक्शन में अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, ए कॉस ऑफ अल्फा। मैंने आपको सब 3D में समझा दिया है तो अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अब मैंने निकाला ए वाई की वैल्यू, तो कितनी मिली मुझे, ए कॉस ऑफ बीटा। अब मुझे निकालना है ए जेड की वैल्यू, तो क्या मिलेगी मुझे, ए कॉस ऑफ गामा, यही मिलेगी मुझे वैल्यू। अब अगर मैं ए एक्स की डायरेक्शन में वेक्टर लिखूं तो अगर मैं ए एक्स वेक्टर लिखता हूं, ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, ए एक्स वेक्टर कितना मिलेगा मुझे, ए कॉस ऑफ अल्फा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप प्लस ए वाई वेक्टर अगर आप लिखते हो, ए वाई वेक्टर, तो कितना मिलेगा, ए कॉस ऑफ बीटा जे कैप। अब इसके बाद आप लिखो ए जेड वेक्टर, ए जेड वेक्टर कितना मिलेगा, ए कॉस ऑफ गामा के कैप, यही तो मिलेगा, ए कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप और ए कॉस गामा के कैप, यही मिलेगा। अब अगर मुझे ए वेक्टर को लिखना रहे, अगर मुझे क्या लिखना रहे, ए वेक्टर, तो जितने हमने कंपोनेंट किए हैं सारे कंपोनेंट को हम ऐड कर दें, क्योंकि एक वेक्टर के ही तो कंपोनेंट है, तो जितने भी कंपोनेंट हैं अगर हम सबको ऐड कर दें तो हमें वेक्टर मिल जाएगा। तो हम अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप, ये मिलेगा, यही तो मिलेगा हमें। ये हमारा वेक्टर लिखने का तरीका हो गया है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। ठीक है ना, अगर आपको आई जे के कैप के फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखोगे। अब अगर हमें निकालना हुआ यहीं पे, अगर हमें ए कैप निकालना हुआ, ए कैप, तो ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या होगा आप जानते हो, ए वेक्टर डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यही तो होता है, यही होता है हमारा यूनिट वेक्टर। तो हमें अब इसकी डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के लिए हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे।
तो आप वेक्टर की वैल्यू रख दो। वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप, ये मिल गया डिवाइडेड विद ए। ठीक है, अब ए आपका कॉमन आ जाएगा, तीनों जगह पे है तो ए आपका कॉमन आ गया। ए डिवाइडेड विद ए क्या मिला, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, यही तो मिला आपको। अब ए से ए कैंसिल हो गया, तो अगर आपको ए कैप लिखना है तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको यूनिट वेक्टर, जहां पे अल्फा क्या है, अल्फा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। बीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस। गामा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब हमें ये ए कैप मिल गया। अगर आप बताओ, अगर आप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो वो कितना आता है, 1 आता है। ये आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर यूनिट वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालो तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1। ठीक है ना, तो अब अगर ये हमारा यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अगर इसका मैग्नीट्यूड मुझे 1 मिलेगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये रूट अंडर में लिखूंगा। अब आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये आपका एक रिलेशन होता है अल्फा बीटा और गामा में। अगर अल्फा बीटा आपको पता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ एंगल आपको पता है, तो आप जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है उसको आप यहां से बता सकते हो। ठीक है ना, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग इस पे 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलो कर लिया होगा आपने नोट डाउन, तो अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोगों को कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसमें हमें कुछ चीजें निकालनी है, तो उसको हम लोग पहले देखेंगे। जैसे हमें ए वेक्टर गिवन है, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। ए वेक्टर आपको मैं बताता हूं, ए वेक्टर गिवन है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, आई कैप जे कैप के कैप मल्टीप्लाइड है, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये आपको वेक्टर गिवन है। अब आपको बताना है इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा और इसकी तीनों एक्सिस के साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है ना, तीनों एक्सिस के साथ आपको क्या बतानी है, डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, तो अगर आप लिखो यहां पे क्वेश्चन, तो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर आपको गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये गिवन है। ठीक है, ये आपका वेक्टर गिवन है। अब यहां से आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा, और आपको अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कितना आएगा ये आपको निकालना है, अल्फा बीटा गामा आपको निकालना है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, आप सॉल्व कर लो पहले, फिर मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसका सोल्यूशन अब बताता हूं आपको क्या आएगा। तो अगर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो जो आई कैप जे कैप और के कैप के साथ रहते हैं सबको हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और उसका रूट ले लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर
प्लस ए जेड स्क्वायर, ये मिलेगा हमें इसका मैग्नीट्यूड। अब अगर हमें ए कैप निकालना हुआ, ए कैप, ये मैग्नीट्यूड मिल गया, ये हमारा एक आंसर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारा आ गया। अब अगर हमें ए कैप लिखना है तो कितना आएगा, ए एक्स प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यही तो मिलेगा, डिवाइडेड विद रूट अंडर कितना मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, अब आप क्या करो, सभी को आप आई कैप जे कैप और के कैप को आप सेपरेट कर लो, तो क्या मिलेगा आपको, ए एक्स डिवाइडेड विद रूट अंडर, या तो मैं इसको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ ए करते जाता हूं, है ना, तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, आई कैप प्लस ए वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जे कैप प्लस ए जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के कैप, यही तो मिलेगा ना। अब हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है, तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस अल्फा इक्वल टू, यूनिट वेक्टर में यही तो आता था, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, यही तो आता था यूनिट वेक्टर आपका। तो अगर आप निकालोगे कॉस अल्फा तो कितना मिल जाएगा, ए एक्स डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यहां से आप निकालोगे तो अल्फा आपको कितना मिल जाएगा, कॉस इनवर्स ए एक्स डिवाइडेड विद ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यही मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर आप बीटा निकालो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स ए वाई डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। गामा कितना मिल जाएगा, कॉस इनवर्स ए जेड डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा अगर आपको निकालना है तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है ना। तो इसको फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर मैं एक क्वेश्चन देखता हूं इस पे, उसको आप सॉल्व करके दिखाओ मुझे। चलो कर लिया होगा आपने, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन में आपको आई जे के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, आई जे के कैप के फॉर्म में आपको निकालना है, एंगल निकालना है, और एंगल कुछ दिया हुआ है आपको, अल्फा बीटा दिया हुआ है, गामा आपको निकालना है, फिर वेक्टर आपको कंप्लीटली लिखना है, ठीक है ना। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, a vector of magnitude 5 Newton is making an angle (45° and 60° with x-axis and y-axis respectively. Then find its angle with z-axis and वेक्टर। आपको वेक्टर फाइंड आउट करना है और उसका एंगल जेड एक्सिस के साथ कितना बनेगा ये आपको बताना है। तो आप इसको फटाफट सॉल्व करो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। कर लो आप लोग, चलो जिसको ट्राई करना है वो कर चुका होगा। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर एक्स वाई जेड तीनों के साथ अगर आपको एंगल पता रहे तो आप वेक्टर आसानी से लिख सकते हो, और जेड के साथ आपको एंगल पूछा भी जा रहा है तो आप क्या लिख सकते हो, आपका जो फॉर्मूला आया था कोसाइन वाला फॉर्मूला जो आया था
तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर अल्फा कितना मिलेगा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 होल स्क्वायर आप कर दो, कॉस 45 स्क्वायर प्लस कॉस 60 स्क्वायर प्लस कॉस गामा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 ये आएगा। कॉस 45 स्क्वायर कितना मिलेगा, ये आपको 1/2 मिल जाएगा, 1/√2 मिलता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 मिलेगा। कॉस 60 कितना मिल जाएगा आपको, कॉस 60 1/2 मिलेगा, 1/2 का आप स्क्वायर करोगे तो 1/4 मिल जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 यही मिलेगा। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं निकालूं कॉस स्क्वायर गामा कितना मिलेगा मुझे, 1 माइनस हाफ माइनस 1/4 तो कितना मिल जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ 4/4 कर दो और यहाँ 2/3 तो कितना मिल जाएगा, 1/4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 1/4 मिल गया। तो कॉस ऑफ गामा अगर मैं निकालूं, कॉस गामा तो प्लस माइनस 1/2 मिलेगा, है ना, 1/2 मिलेगा। तो आप गामा को क्या लिख सकते हो, प्लस हाफ अगर लेते हो तो इसमें आपकी दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कॉस ऑफ गामा इक्वल टू प्लस हाफ अगर आप लेते हो, प्लस हाफ अगर आप लेते हो तो क्या मिलेगा, कॉस गामा इक्वल टू प्लस हाफ पे कितना मिल जाएगा आपको 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री तो कितना मिल गया, कॉस गामा। अब इसको आप गामा को कंपेयर कर दो, गामा कितना मिल जाएगा आपको 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से जब आप कॉस गामा को आप क्या लो, माइनस हाफ ले लो तो गामा कितना मिल जाएगा आपको, तो यहां पे आप लिख सकते हो कॉस गामा इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस गामा इक्वल टू माइनस कॉस 60 कितना होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जाओ तो कितना मिलेगा, कॉस 180 माइनस 60 ये लिख सकते हो आप इसको। तो आपको गामा कितना मिल जाएगा बताओ आप, 180 माइनस 60 120 डिग्री। गामा की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है ना, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, दोनों पॉसिबल है, ये दोनों में से आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो अगर आप ए वेक्टर लिखो, ए वेक्टर कितना आ जाएगा आपका, ए वेक्टर बताओ आप, मैग्नीट्यूड कितना है 5 और यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट वेक्टर कितना मिलेगा, कॉस अल्फा आई कैप, कॉस अल्फा कितना है 1/cos 45 तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस कॉस गामा, कॉस गामा कितना आया था प्लस माइनस हाफ, तो एक बार आप प्लस हाफ ले लो, हाफ के कैप ये मिल गया। एक बार आप एक वेक्टर और आप ले सकते हो, क्या होगा, इसको आप मान लो a1 वेक्टर तो कितना मिल जाएगा 5, यहां पे क्या आ जाएगा 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। ठीक है, 1/2 नहीं -1/2 के कैप। तो इन दोनों में से कोई भी वेक्टर अगर आपको गिवन है तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब करता हूं। अगर कहीं पे अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है और उनका सम जो आ रहा है, अल्फा बीटा का सम जो आ रहा है वो 90 या 90 से कम आ रहा है, कोई दो एंगल आपको दिया हुआ है जो वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या वाई एक्सिस जेड एक्सिस या जेड एक्सिस एक्स एक्सिस, तीनों में से किसी दो का कॉम्बिनेशन अगर आप बना के देखते हो तो वो एंगल आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, एंगल आपको दिया हुआ है, तो वहां पे अगर आपको निकालना पड़ा कि आपको तीसरा एंगल निकालना है और उन दोनों का सम कितना है, लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वैसा वेक्टर कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है ना,
तो अगर कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री और बीटा इक्वल टू 45 डिग्री आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज गामा, गामा क्या है, और वेक्टर ए वेक्टर क्या आएगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इसका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन सपोज, ठीक है। इतनी चीजें आपको दी हुई हैं। तो इसके सोल्यूशन में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखो अगर आपका कोई भी दो एंगल जो दिए हुए हैं, कोई भी दो एंगल का सम 90 से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी वो वेक्टर पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो वेक्टर पॉसिबल होगा ही नहीं। अगर आप 3 कंपोनेंट वाले वेक्टर की बात करोगे तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना मिल रहा है बताओ, 30 प्लस 45 कितना मिल गया मुझे, 75 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हो, सिंस अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, we can say that the vector is imaginary, not possible। क्या होगा, ये इमेजिनरी होगा और ऐसा वेक्टर हमारा पॉसिबल नहीं होगा। अब इसको थोड़ा मैं आपको 3D में समझा भी देता हूं कि ये वेक्टर हमारा क्यों पॉसिबल नहीं होता है। देखो यहां पे अगर आप समझो, जो हमने एक्सिस बनाया था पहले, वही मैं एक्सिस बनाने जा रहा हूं। ये हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। एक वेक्टर हमारा ऐसे है, कुछ इस टाइप से वेक्टर है। तो आप बताओ अगर ये वेक्टर मान लो किसी एक प्लेन में रहता तो दो एंगल का सम आपका कितना आता, 90 डिग्री आता। किसी एक ही प्लेन में है मान लो, तो दो एंगल का सम, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना आना चाहिए था, 90। अब अगर इसको आप मूव कराओगे दो प्लेन से, आप 3D में अगर आप इसको लेके आओगे तो इसका एंगल डेफिनेटली कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो अगर दो एंगल का आप सम निकालते हो तो हमेशा क्या आएगा, 90 से ज्यादा आएगा। अगर आप मिनिमम एंगल देखते हो तो मिनिमम एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90, जब ये एक प्लेन में रहे। एक प्लेन में होने के बाद आप कहीं पे भी मूव कराओगे इस वेक्टर को, कहीं पे भी मूव कराओगे तो वो 90 से ज्यादा एंगल बनाएगा। इसी वजह से अगर 90 से कम एंगल बनता है दो वेक्टर के बीच का और एक्सिस के बीच का एंगल 90 से कम आता है तो ऐसा वेक्टर कभी पॉसिबल ही नहीं है। समझ आया आपको? तो इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि इस कंडीशन में क्या कंडीशन आएगी आपकी, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन करो और एक पॉइंट नोट में लिख लेना। आप नोट में क्या लिख लेना, अगर दो वेक्टर के बीच का आपको एंगल निकालना होता था तो आप क्या करते थे कि उनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल निकालते थे। लेकिन इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है कि सर ये वाला भी एंगल तो उनकी डायरेक्शन के बीच का ही है। तो यहां पे आप नोट कर लेना, एंगल बिटवीन two vectors is the smaller vector, smaller angle between their direction। तो अगर दो वेक्टर के बीच का हमें एंगल निकालना होता है तो हम हमेशा स्मॉलर एंगल को लेते हैं, जो बड़ा वाला एंगल है उसको हम नहीं लेते हैं। इसको आप नोट बना के कहीं पे लिख लेना है ना, नहीं तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ने एंगल निकालना बताया था तो ये भी तो डायरेक्शन के बीच का ही एंगल है, तो इसको हम लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग हमेशा स्मॉलर एंगल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करता हूं। मैं चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, किसी भी पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से देखो, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से अगर आप ज्वाइन करो तो ओरिजिन से पॉइंट को ज्वाइन करने वाली डायरेक्शन में जो वेक्टर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर,
पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो इसको आप समझो पहले। जैसे ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड है, ठीक है। यहां पे कोई मेरा पॉइंट है P, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो जो ओरिजिन से इस वेक्टर को ज्वाइन करने वाली डायरेक्शन में ये जो वेक्टर बन रहा है आर वेक्टर, इस आर वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। समझ आया आपको, इस पॉइंट P का ये पोजीशन वेक्टर है। तो अगर हम किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो ओरिजिन और पॉइंट की डायरेक्शन में, ओरिजिन से पॉइंट की डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा वही क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो अगर हमें कहीं पोजीशन दिया हुआ है, सपोज दैट यहां पे अगर मैं दे दूं आपको 1, 2, 3, तो इसका अगर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना हुआ, पोजीशन वेक्टर अगर मुझे निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा, पोजीशन वेक्टर मेरा है आर वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा पॉइंट्स दिया हुआ वही मैं लिख लूंगा, 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये मेरा हो गया पोजीशन वेक्टर। समझ आया, तो इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो यहां पे हम लोग देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, दो पोजीशन वेक्टर अगर आपको गिवन है, ये आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस है, दो पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, एक पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का और एक पोजीशन वेक्टर है पॉइंट Q का, दो पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। तो अगर इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दो, ये वेक्टर इसको आप बोल दो R1 वेक्टर। R1 वेक्टर क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है, दो पोजीशन वेक्टर को, वही क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको आप और डिटेल में पढ़ोगे जब मैं आपको काइनेमेटिक्स में आपको डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा, तो तब मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा कि क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो अगर यहां पे आपको PQ वेक्टर निकालना रहे, PQ वेक्टर जो कितना है R1 वेक्टर के बराबर है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे ट्रिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको PQ वेक्टर निकालना है तो हमेशा आप क्या करोगे, Q वेक्टर में से P वेक्टर को आप माइनस करोगे। तो Q का जो पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं मान लेता हूं, ये पोजीशन वेक्टर मेरा कितना था, R डैश नहीं मानता हूं मैं इसको आप R1 मत मानो, इसको आप मान लो R वेक्टर, इसको आप R वेक्टर मान लो पोजीशन वेक्टर, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये इसको मान लो आप R1 वेक्टर और इसको मान लो आप R2 वेक्टर, ठीक है। तो अगर आपको PQ वेक्टर R वेक्टर लिखना है, अगर PQ वेक्टर जो क्या है आपका R वेक्टर, उसको अगर आपको लिखना है तो जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए, Q की डायरेक्शन में आपको चाहिए, P से स्टार्ट होना चाहिए, तो जिसकी डायरेक्शन में चाहिए उससे हम माइनस करते हैं, किसको, इसको माइनस करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये अगर आपका O है, OQ वेक्टर जो कितना दिया हुआ है R2 वेक्टर माइनस OP वेक्टर कितना दिया हुआ है, ये आपका, इस तरीके से मत लिखो आप, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे बाद में। इसको आप ऐसे लिखो, R वेक्टर अगर आपको निकालना हुआ तो क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे मैं सिंबल से अगर दिखाऊं तो अगर आपको PQ वेक्टर निकालना है तो क्या लिखोगे आप, OQ वेक्टर प्लस माइनस OP वेक्टर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अगर आप डायग्राम से समझो, डायग्राम से अगर आप समझो तो आप क्या बोल सकते हो, ये मैं कैसे लिख रहा हूं इसको मैं आपको समझा देता हूं। इसको अगर आपको लिखना हुआ तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर लिख सकते हो आप, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर लिख सकते हो आप।
दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर आएगा। समेशन से आप जानते हो ट्रायंगल लॉ से, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को अगर आपने हेड टू टेल ज्वाइन किया हुआ है तो उसको आप तीसरे वेक्टर के बराबर लिख सकते हो, है ना। ये यहां से इसको ज्वाइन कर रहा है तो ओ क्यू वेक्टर लिख सकते हो आप। अब आपको पी क्यू वेक्टर चाहिए तो पी क्यू वेक्टर आपका कितना आ गया बताओ आप, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हमारा समेशन रूल से आता है, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि इसमें कोई नया रूल नहीं है, ये क्या है आपका जो समेशन होता है उसी से आप निकालते हो। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना हुआ तो आप कैसे करोगे। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर आपको गिवन है और उन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। दो टाइप का हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, एक होता है हमारा क्या डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां पे देखो आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें हम सबसे पहला देखेंगे, पहला हमारा जो है डॉट प्रोडक्ट। दो टाइप का हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट, तो हम क्या देखेंगे डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट इसी को हम क्या बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट, इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बी है, और एंगल बिटवीन और क्या दिया हुआ है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना दिया हुआ है आपको थीटा दिया हुआ है, ठीक है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। तो अगर आपको निकालना हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां पे क्या लगाते हैं हम छोटा सा डॉट लगाते हैं। तो इसको अगर आप प्रोनाउंसिएट करो तो इसको हम क्या पढ़ते क्या हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। इसको प्रॉपरली आप लिख लो पूरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, ये जो होता है। अब अगर मुझे निकालना हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर मुझे निकालना हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। जहां पे ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है और बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है और थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल पता है तो आप उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा से, तो आपको क्या मिल जाएगा उनका स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कहीं आपको दिया हुआ है सपोज क्वेश्चन में देखता हूं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 5। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 5 दिया हुआ है और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है कितना 60 डिग्री आप ले लो, ठीक है। इसको 4 और 5 कर लो आप, है ना, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 60 डिग्री आप इसको कर लो, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। तो आपको बताना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आप इसका आंसर लिख दो। चलो लिख लिया होगा आपने। अब मैं बताता हूं आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा ए बी कॉस थीटा, सारी वैल्यूज रख दो 4 इंटू 5 इंटू कॉस 60 1/2 कितना मिल गया 10 मिल गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगर कहीं पे आई जे के के फॉर्म में वेक्टर दिया हुआ है तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं।
तो अगर कहीं ये थ्योरी में पार्ट हमारा रहेगा, अगर कहीं हमें दिया हुआ है ए वेक्टर ax आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप प्लस इसको आप a1 a2 करिए, a1 आई कैप a2 जे कैप a3 के कैप, ये दिया हुआ है। और ये एक आपको b वेक्टर दिया हुआ है, कितना है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये दिया हुआ है, आपके दो वेक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है आपको? a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना है। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सभी को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा मुझे, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये हमारी वैल्यू आती है, ठीक है ना। अब इसको अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे आ गया, a1 b1 कैसे आ गया, a2 b2 कैसे आ गया, a3 b3 कैसे आ गया, तो उसको आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। इतना ये तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया कि क्या होता है। अब अगर आपको a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर निकालना हुआ तो आप क्या करोगे, अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकाल के देखते हैं, a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, ठीक है। इसको डॉट प्रोडक्ट आपको करना है किसके साथ, ax b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k कैप, ठीक है, यही आपको देखना है। अब देखो यहां पे देखो, आप पहले आप a1 को इससे आप तीनों में मल्टीप्लाई करो, फिर इससे आप तीनों में मल्टीप्लाई करो, फिर इससे आप तीनों में मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करके आप लोग लिखो, देखो क्या आता है, a1 b1 आई कैप डॉट आई कैप, यही तो मिलेगा, a1 b1 आई कैप डॉट आई कैप, a2 b1 डॉट आई कैप डॉट जे कैप, है ना, प्लस a3 b1 डॉट आई कैप डॉट के कैप, ठीक है, प्लस अब मैं b2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, a1 b2 आई कैप डॉट जे कैप प्लस a2 b2 जे कैप डॉट जे कैप डॉट जे कैप प्लस a3 b2 के कैप डॉट जे कैप प्लस, अब मैं तीसरे से मल्टीप्लाई करूंगा, a1 b3 आई कैप डॉट जे कैप के कैप आई कैप डॉट के कैप प्लस a2 b3 जे कैप डॉट के कैप, ठीक है। क्या मिलेगा आपको यहां पे, प्लस a2 b3, कितना मिल जाएगा आपको, b3 a2 के साथ जे कैप डॉट के कैप, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पे ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। a3 b3 के कैप डॉट के कैप, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, आई कैप डॉट आई कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका 1। तो अगर आप आई डॉट आई कैप लिखते हो तो कितना मिलेगा आपको 1। उसी तरीके से आप अगर आई डॉट जे लिखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। पहले मैं आई और जे को लिख लेता हूं, फिर मैं बताता हूं। जे डॉट जे लिखो आप तो कितना मिल जाएगा 1। उसी तरीके से के डॉट के लिखो आप तो कितना मिल जाएगा 1। और अगर आप आई डॉट जे लिखो
तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि i और j के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। i वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, j वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो अगर आप करोगे इसका डॉट प्रोडक्ट तो 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है, कॉस ऑफ थीटा कितना मिलेगा, कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 कितना होता है, 0। तो ये क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। आई जे 0 मिल गया, आई के कितना मिल गया, ये भी आपका 0 मिल जाएगा, और जे के कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। जे आई कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, वही 90 डिग्री एंगल के कारण। के आई कितना मिलेगा, अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो 0, और के जे कितना मिलेगा आपको, 0। समझ आ गया। तो आप सबको अब 0 करते जाओ, देखो कौन कौन सा 0 हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, इसकी वैल्यू मिलेगी 0, इसकी वैल्यू मिलेगी 0, इसकी वैल्यू मिलेगी 0, इसकी वैल्यू मिलेगी, जे डॉट जे को जब बस मैं देख रहा हूं, A2 B2, ठीक है ना, इसकी वैल्यू मिलेगी 1, और इसकी वैल्यू मिलेगी 0, इसकी वैल्यू मिलेगी 0, इसकी वैल्यू मिलेगी 0, इसकी वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, तो अब आप इसको लिखो, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर कितना आ गया बताओ आप, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। यही तो हमने लिखा था अपना फॉर्मूला। तो सिंपली आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपली डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करो और इनकी वैल्यू लिख दो, तो वो इनका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं क्वेश्चन आपको। चलो कर लिया होगा आपने। तो अब मैं बताता हूं एक वेक्टर को 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करना यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर को की डायरेक्शन में रिजॉल्व कैसे करोगे आप, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। तो आई जे के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। आई जे और के को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको कहीं एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं। 2i ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j प्लस k। ठीक है, और बी वेक्टर दिया हुआ है माइनस 3i प्लस 2j माइनस 3k, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको निकालना है a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी निकालना है, क्या आएगा, a वेक्टर माइनस बी निकालना है, क्या आएगा, और a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना है, क्या आएगा। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए, तीनों आप फटाफट सॉल्व करो और मुझे बताओ आप। कमेंट बॉक्स में बताओगे आप कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था आपसे, है ना। चलो अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। a प्लस बी आपको निकालना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर आपको निकालना है। तो क्या आएगा, आप आई को ऐड कर दो, जे को ऐड कर दो और के को ऐड कर दो। ठीक है ना, सिर्फ आई जे और के को ऐड करो आप। इसको अगर आप ऐड करते हो तो कितना मिलेगा आपको, 0 आई कैप। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो प्लस 6 जे कैप। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो -2 के कैप। तो कितना मिल गया ये आपको, 6 जे कैप -2 के कैप, ये मिल गया। अब आपको a माइनस बी निकालना है, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो अब आप क्या करो, a वेक्टर में से इसको माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों, ये प्लस हो गया, अब ये प्लस हो गया, तो इन दोनों को क्या करोगे आप, ऐड कर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना मिल गया, 6i प्लस 2j प्लस 4k, यही तो मिलेगा। ये आ गया आपका a माइनस बी। अब आपको निकालना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम a डॉट b पे जाते हैं। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, -3 और +3 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना मिलेगा, -9 प्लस
8, 2 और 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 -3 कितना मिल गया, -4। ये आपका आंसर आ गया A.B, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं मूव करता हूं। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एन अदर वेक्टर। एक वेक्टर को अगर आप किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हो तो आप कैसे करोगे। मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना, लिख लिया होगा आपने। चलो रब कर रहा हूं मैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ a vector in the direction of another vector and perpendicular to it। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं, हम इसको कैसे करेंगे। जैसे हमारा ये ए वेक्टर गिवन है, ठीक है, यहां पे हमें एक बी वेक्टर गिवन है। हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर आपका ऐसे पैरेलल नहीं भी हो सकता है, ए वेक्टर आपका ऐसे भी हो सकता है, या ए वेक्टर आपका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी टाइप का हो सकता है आपका ए वेक्टर। तो सिंपली आपको समझना है कोई ए वेक्टर कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही हो। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, और इनके बीच का एंगल क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है, थीटा है। ये हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वेक्टर को ए वेक्टर की डायरेक्शन में, बी वेक्टर को ए वेक्टर की डायरेक्शन में और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें रिजॉल्व करना है। अब हमें किसी एक्सिस के अलोंग नहीं रिजॉल्व करना है, हमें किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, ये हमारा वेक्टर है, हम क्या कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए। अब रिजोल्यूशन का तरीका मैंने आपको बताया। रिजोल्यूशन का तरीका क्या है, इस पे आप टॉर्च लो, टॉर्च को इस तरीके से ऑन करो कि वो ए वेक्टर, जिस वेक्टर को आपको रिजॉल्व करना है, बी वेक्टर को आपको रिजॉल्व करना है, तो आपको ऐसे टॉर्च रखना पड़ेगा कि ए वेक्टर को रेज जो है परपेंडिकुलर हिट करे, क्योंकि ए वेक्टर की डायरेक्शन में आप रिजॉल्व करने जा रहा हो। तो कुछ ऐसा आएगा आपका। तो अगर इस शैडो की लेंथ आप देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो इस शैडो की लेंथ कितनी आएगी, बी कॉस थीटा आएगी, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, बी है। अब बी कॉस थीटा हमें अगर पता हो तो अगर हम ए वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हम रिजॉल्व करें, पैरेलल डायरेक्शन में रिजॉल्व करें बी वेक्टर को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी पैरेलल अगर मैं निकालूं, बी पैरेलल कितना मुझे मिल जाएगा, बी कॉस ऑफ थीटा, बी कॉस ऑफ थीटा। सिर्फ यहां पे आप मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है ना। थीटा हम अपने से इसका एंगल मान रहे हैं, ठीक है ना, एंगल इसके बीच का हम थीटा मान रहे हैं, बी कॉस थीटा। और क्या कर दोगे आप, इसको ए कैप से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। ये एंगल अगर थीटा है इनके बीच का, ये एंगल थीटा है, तो अगर आप ए कैप से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये बी एलॉन्ग ए वेक्टर मिल जाएगा, बी वेक्टर एलॉन्ग ए वेक्टर मिल जाएगा। इसको आप रख दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप क्या करो, बी कॉस थीटा को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप निकालो, तो क्या आप निकालते हो बताओ, ए बी कॉस ऑफ थीटा, यही तो निकालते हो। अब हमको निकालना है बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा कितना आ जाएगा बताओ आप, बी कॉस थीटा आपका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड विद ए, यही तो आएगा। अब इसकी वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो। तो अगर आपको बी पैरेलल वेक्टर निकालना है, पैरेलल मींस बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर अगर आपको निकालना है, तो क्या मिलेगा आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड विथ
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आप रखोगे, ये मिल गया आपका बी कॉस थीटा की जगह पे, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान के रखो, तो 2 को आपने 1 में रखा तो ये मिल गया, इनटू ए कैप मिल जाएगा आपको, ए कैप मिल गया। अब आपको अगर बी पैरेलल लिखना हुआ, बी पैरेलल लिखना हुआ तो क्या मिलेगा आप बताओ, आप बी पैरेलल कितना मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैं अंदर लाता हूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर का होल स्क्वायर मिलेगा, इसको आप एक साथ रखो, इनटू ए वेक्टर, ये मिल गया आपको बी पैरेलल वेक्टर। बी पैरेलल मीन्स कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, बी पैरेलल को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से हम इसका कंपोनेंट बोलते हैं इसको। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हमने निकाल लिया कि बी पैरेलल कितना आया हमारा। अब अगर हमें बी परपेंडिकुलर निकालना हुआ, अगर हमें ये वेक्टर निकालना हुआ बी परपेंडिकुलर, इसको हम बोल देते हैं बी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप क्या लिख सकते हो, डायग्राम से आप बताओ, बी पैरेलल वेक्टर प्लस बी परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ये आप लिख सकते हो। तो अगर आपको बी परपेंडिकुलर निकालना हुआ, बी परपेंडिकुलर निकालना हुआ, तब आप कैसे निकालोगे, आप यहां क्या कर दो, बी वेक्टर माइनस बी पैरेलल वेक्टर, यही तो कर सकते हो आप। अब आपको बी परपेंडिकुलर निकालना है तो कितना मिल जाएगा, बी वेक्टर माइनस इस वैल्यू को आप यहां से रख दो तो कितना मिल गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होल स्क्वायर इनटू ए वेक्टर, ठीक है, ये आपका आ गया बी परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या है, यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है, यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, ठीक है ना, ये हमारा हो गया यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। किसी वेक्टर को अगर किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में रिजॉल्व करना हुआ तो आप इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहां बी परपेंडिकुलर को लिख लेना। बी परपेंडिकुलर क्या है, बी परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये इसका कंपोनेंट है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमें दिया हुआ है, ए वेक्टर हमें गिवन है, ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i प्लस जे माइनस के, ठीक है। बी वेक्टर हमें गिवन है 3i प्लस 2j प्लस के, ठीक है। अब आपको निकालना है बी पैरेलल क्या होगा और बी परपेंडिकुलर क्या होगा, ये दोनों आपको निकालना है। फटाफट आप सॉल्व करो। बी पैरेलल बोलने का मतलब बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर, बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर और बी वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का हमें एंगल भी बताना है, दोनों चीजें हमें बतानी है। तो आप फटाफट सॉल्व करो इसको।
चलो कर लिया होगा, अब मैं बताता हूँ आपको। बी पैरेलल का फॉर्मूला आप लगा दो। बी पैरेलल का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होल स्क्वायर इंटू ए वेक्टर, यही तो था हमारा बी पैरेलल। तो अब ए डॉट बी निकाल लो आप, यहां से निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ रहा है, ए डॉट बी निकालो आप, तो 6 + 2 - 1 तो कितना मिलेगा 7, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना मिलेगा आपको, √4 + 1 + 1 कितना मिल गया √6। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आप निकाल लो फटाफट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना मिलेगा 9 + 4 + 1 √14 मिलेगा, ठीक है, मिल गया आपको। अब आप निकालो इसमें से बी पैरेलल वेक्टर कितना आएगा, ठीक है, बी पैरेलल वेक्टर कितना आएगा बताओ आप। ए डॉट बी आप रखो, ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी आपका दिया हुआ है 7 डिवाइडेड विथ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना मिलेगा 6 मिल गया। अब उसके बाद ये वेक्टर आप रखो, वेक्टर कौन सा, ए वेक्टर, तो कितना मिल जाएगा 2i + j k 2i + j - k, ठीक है ना, -k है ना, -k, ये मिल गया आपको बी पैरेलल, ठीक है। अब हमें निकालना है बी परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर निकालना है हमें। बी परपेंडिकुलर कितना आएगा बताओ आप, बी परपेंडिकुलर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, बी वेक्टर माइनस बी पैरेलल वेक्टर, यही तो आप करते थे। बी वेक्टर आप लिख दो 3i + 2j + k -7/6 i 2i है ना, 2i + j - k 2i + j -k, यहां पे कितना मिल जाएगा आपको बताओ आप। अब आप i को एक साथ रखो, k j को एक साथ और k को एक साथ, तो 3 माइनस यहां से कितना मिल जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 7/3 मिल जाएगा i कैप प्लस 2 - 7/6 j कैप प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 7/6, ठीक है, यही तो आएगा। यहां से कर दो आप 9 - 7 2/3 i कैप प्लस यहां से कितना मिल जाएगा 12 - 7 5/6 j कैप, यहाँ पे ये k कैप मिलेगा ना, ठीक है, प्लस कितना मिलेगा 7/6 + 1 13/6 k कैप, ये आपका आ गया बी पैरेलल वेक्टर। तो आप इस तरीके से निकालोगे। अब आपको निकालना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला आप लगा दो, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, यही तो होता है। तो अगर आप कॉस थीटा लिखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड विथ ए इंटू बी, यही तो मिलेगा। अब ए डॉट बी आपने निकाला हुआ है, ए डॉट बी कितना है 7 डिवाइडेड विथ ए वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने निकाला हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6 क्रॉस √14, तो इसको आप निकालोगे तो कितना आएगा 7/√3 क्रॉस 2, 6 को मैं 3 क्रॉस 2 लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 क्रॉस 2, 6 को मैंने लिख दिया और 14 को 2 क्रॉस 7 में लिख देता हूँ, तो 2 मेरा बाहर आ जाएगा, 2 मेरा बाहर आ गया, तो 2 बाहर आ गया, तो 2 को मैंने बाहर कर लिया, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, ये वैल्यू आएगी। अब अगर मैं लिखूँ cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा यहाँ से आप बताओ cos थीटा कितना आएगा 7 डिवाइडेड विथ 2 √7 इंटू √3, आप ऐसे कर सकते हो। मैंने इसको 7 को इसलिए किया क्योंकि मुझे इसको कट करना है,
ठीक है। तो 1/2 रूट अंडर मिल जाएगा आपको 7/3, ठीक है ना, 1/2 रूट अंडर 7/3, ठीक है। तो अगर आपको थीटा लिखना है तो कितना मिल जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 रूट अंडर 7/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इसका यूज हम वहां भी करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का यूज हम कहां पे करते हैं, एक तो एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में निकालने के लिए, दूसरा हम कहां पे यूज करते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए भी हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो इसको आप नोट करो। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का दो यूज आता है। तो आपको यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट करके लिखना, उसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर निकालना है तो ए डॉट बी डिवाइडेड विद ए बी आ जाता है, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, और एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हमें निकालना हुआ तब भी हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो वो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताया था। एंगल वाला आप लिख लेना, ठीक है ना, एंगल वाला यूज आपको सिर्फ लिखना है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड विथ कॉस थीटा डिवाइडेड विथ ए इंटू बी, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।